नमस्कार। आप सुन रहे हैं द गैंगस्टर सागा मोहब्बत पलों में मेरे साथ। द गैंगस्टर सागा के पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि अर्ली मॉर्निंग भोर से भी पहले भोर हुई थी और इन दोनों की आंखें खुली थी। आंखें खुली तो कहीं और गई तो लफ्ज़ों ने छेड़खानी की। जब लफ्ज़ों ने छेड़खानी की तो हाथ कैसे पीछे रहते। बस इसी तरह की ये छेड़खानी चलती रही और कभी ईशा नहाने चली गई। नहाकर जब वो वापस आई तो अमाल ने उससे कहा कि उसे सिंदूर लगाना है। कविशा ने शर्त रखी। शर्त क्या थी? नियम था कि अब स्नान किए बगैर सिंदूर नहीं लगा सकते और कविशा सिंदूर लगाए बगैर पूजा नहीं करेगी। तो इसीलिए इतनी भोर में अमाल को भी नहाना पड़ा, स्नान करना पड़ा। उसके बाद उसने जाकर अपनी कविशा की मांग को अपने नाम के सिंदूर से सजा दिया था। कविशा पहुंच गई थी पूजा घर। पूजा घर के बाद हुआ था ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के बाद जरा इजाज़त ली थी कविशा ने अपनी बेकरी जाने की और कविशा बेकरी निकल गई थी मॉम की इजाज़त के साथ, मॉम के आशीर्वाद के साथ। अमाल निकल गई वहाँ जहाँ उसे मिलने जाना था। ओके, तो यही था पिछला एपिसोड। आइए अगले एपिसोड में चलते हैं। कविशा बेकरी में काम कर रही थी। काम करते करते जो काका थे वो सारे बही खाते ले आए थे। काफ़ी दिन की बही खाते जो पड़े हुए थे वो कविशा के सामने रख दिए थे। काका, इतना सारा काम? हाँ बेटा, और क्या, तो इतने दिन तक आई नहीं तो कौन ही करता। काका, आप तो मुझे एक दिन में थका देंगे, कविशा ने कहा था वो सारे बही खातों को देखकर। और तभी काका ने कुछ ऑर्डर्स के लिए जो बुकिंग्स थी वो दिखा दी थी। उसे कुछ बुकिंग्स उन्होंने पूरी कर दी थी कविशा की गैर मौजूदगी में भी। तो कविशा काफ़ी इम्प्रेस हुई थी अपनी इस बेकरी की टीम के साथ। बस कविशा ने फिर जो ऑर्डर्स थे वो देखे, तलाशे और वो बाकी के ऑर्डर्स पे काम करने का आदेश देकर फिर से कुछ अपने कंप्यूटर में ऐड करने लगी थी। उसके पास छोटा सा एक कंप्यूटर भी था जो एक यूपीएस के सहारे चलता था। यहाँ माल उदय के साथ एक कार में है। वो कार अपनी स्पीड लिए आगे बढ़ती चली जा रही है। गांव से काफ़ी दूर आ गए हैं ये दोनों और ये कार एक बहुत बड़े एरिया के अंदर एंट्री ले चुकी है। आगे चलती चली जा रही है। जैसे लग रहा है ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है जिसमें गाड़ियों के आने और जाने की सड़कें तो बनाई गई हैं, बाकी ज़मीन को ऐसे ही छोड़ दिया गया है। और जैसे ही उदय ने अपनी नज़रों को ज़रा बाहर किया तो उसने एक मटमैली बिल्डिंग को पाया। क्या इस मटमैली बिल्डिंग में लेके जा रहे हैं बॉस हमें? उदय दबी हुई जवान में ये अमाल से कह पड़ा था। चुप रहे उदय। बॉस लेकिन इसके अंदर, मैंने कहा ना चुप रहे। तभी ये कार जो है वो रुक गई थी और इन्हें जो लेकर आया था आदमी उसने अमाल की साइड वाला दरवाज़ा खोला था और ये दोनों बाहर आ गए थे। उस आदमी ने बिना कुछ कहे सिर्फ अपने सीधे हाथ से इशारा किया गेट की तरफ और ये दोनों उसके पीछे पीछे चलने लगे। जब वो गेट पर पहुंचा तो गेट बंद था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी निगाहें उठाकर एक कैमरे नुमा चीज़ पर लगाई और वो गेट फटाक से खुल गया। खुलते ही उदय ने ज़रा देखा, बाप रे ये क्या है। अब बस ये तीनों अब अंदर हुए थे। जैसे ही इंटर हुए उदय की आंखें फिर घूमी। ये बाहर से दिखने वाली गंदी सी हवेली अंदर से कितनी चमकदार है। ये अपने मन में बात कर रहा था उदय, इसलिए उसकी ज़बान, उसके लफ्ज़ ज़रा ढपे हुए से थे। वो आदमी अपने कदम आगे लेते चला जा रहा था और ये खूबसूरत खूबसूरत कॉरिडोर में आने वाले संगे मरमर और आंखों को लुभा रहे थे। अमाल अपनी गर्दन ऊंची किए सतर्क हुए आगे बढ़ रही थी। इसी तरह कई दरवाजे आए जिन पर लोग तो थे ही थे, लेकिन उस आदमी की रेटिना को लेकर वो सेंस किया और वो जो गेट थे वो खुलते चले गए। आखिरी में आकर एक बड़े से हॉल में इन तीनों ने इंटर किया। जब बड़े से हॉल में देखा तो वो हॉल बहुत खूबसूरत था। तरह तरह की एंटीक पीस उसमें लगे हुए थे, तरह तरह के फूल लगे हुए थे, तरह तरह की महंगी से महंगी पेंटिंग लगी हुई थी। वाह, बड़े खतरनाक, मतलब बॉस ये उसी का कैबिन है क्या? मेरा मतलब ऑफिस। उदय चुप रहना। ये कहकर अमाल ने अपनी भवों को जरा गंभीर कर लिया था।
सामने एक बहुत शानदार टेबल था। टेबल के पीछे एक राजा महाराजाओं वाली कुर्सी लगी हुई थी, चेयर लगा हुआ था जिसे हम सोफ़ा कह सकते हैं, जो पीछे से अपना राज उठाए हुए था। उसी पर एक इंसान बैठा हुआ था और उसके राइट हैंड के दोनों फिंगर में एक सिगार फंसा हुआ था, जिससे धुआं उठ उठ कर अपनी रिंग बना रहा था। और उसके एक ताली बजाने पर इन लाइटों ने ज़रा उजाला और ले लिया था। और जब अमाल हृदय की निगाहें आगे पड़ी तो देखा यह गोल्ड हॉर्स का सरबरा था। सरबरा। ये देखते ही अमाल की गर्दन और ज़्यादा सतर्क हो गई। तो यही है वो। अब उदय ने धीरे से कहा था। अमाल की निगाहों में डर नाम की चीज़ ही नहीं थी। वो निडरता से उस आदमी की आंखों में आंखें डाल कर देख रही थी। मुझे पसंद आया तुम्हारा ये देखना, तुम्हारा ये ताकना, तुम्हारी ये नज़रें। ये उस आदमी के बोल थे। और उस आदमी ने अपने सिगार वाले हाथ से अमाल को कुर्सी पर बैठ जाने का इशारा किया। जब अमाल कुर्सी पर बैठ गई तो उदय भी बैठ गया था। अमाल की निगाहों में क्रोध था, एक अलग भाव था। उसकी आंखें लाल हो गई थी क्योंकि उसके सामने वही आदमी था जो ये बताया जा रहा है कि ये अमाल के बाबा का कातिल है। अमाल के बाबा को इसी इंसान ने मारा है जिसका नाम है मिस्टर ग्रोवर, जो गोल्ड हॉर्स के सरबरा है, उसका हेड है। अपने पर घूरती निगाहों को जरा उस मिस्टर ग्रोवर ने तराशा। बिल्कुल वही रंग है, वही रूप, वही कद और वही काठी। मिस्टर ग्रोवर बोल पड़े थे। तुम बिल्कुल अपने बाबा पर गई हो। वही तेज आंखों में, वही निडरता मुझे बहुत पसंद है। हाँ, बिल्कुल बाबा पर हूँ मैं अपने। तभी तुम मुझसे डर गए हो और मुझे यहाँ बुलाया है, मुझे मार डालने के लिए। अमाल ने निडरता से अपनी बात कही थी। नहीं बेटा, मुझे बेटा मत कहो। मुझे मालूम है कि तुमने क्या किया है। तुमने मेरे बाबा को धोखे से मारा है और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जान से मार दूंगी तुम्हें मैं। देखा, मैंने कहा था ना, ये बिल्कुल कपूर पर है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। न जाने कितने दिनों से मैं इस दिन का वेट कर रहा था, इंतज़ार कर रहा था तुमसे मुलाकात का, तुमसे बात का। हाँ, इंतज़ार तो तुम्हें होगा ही ना, अपनी मौत का। ये अमाल ने कहा था। हाँ, उसे किसी का इंतज़ार नहीं होता, वो बस आ जाती है। और मैं नहीं डरता। रही बात कपूर की, तो मैंने कपूर को नहीं मारा। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम अपना किया हुआ काला सच छुपा रहे हो जो नहीं छुप सकता। मैं झूठ नहीं बोल रहा अमाल, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने तुम्हारे बाबा को नहीं मारा। अच्छा, अगर तुमने मेरे बाबा को नहीं मारा तो किसने मारा है? और इतना वक्त क्यों लगा दिया मुझे ये बताने के लिए कि तुमने मेरे बाबा को नहीं मारा है? अब जाकर अमाल के सेंस ज़रा उभर रहे थे। नहीं अमाल, ये कहकर मिस्टर ग्रोवर अपनी उस बड़ी आलीशान चेयर से उठे थे और अमाल की तरफ बढ़ने लगे थे। मैंने नहीं मारा कपूर को। कपूर और मैं दोनों सेम थे। ये पेन देख रही हो ना, बिल्कुल इसी तरह। मैंने मेरे कपूर को नहीं मारा। अगर कपूर को मारा है तो उसी के किसी चहीते ने मारा है, जिससे मैं अनजान हूँ। ये बात सच है कि उसके चले जाने के बाद मुझे इस गैंग का ये चेयर मिला। मुझे इस गैंग की ये भागदौड़ मिली और मैं इस गैंग का हेड बना। लेकिन जब वो था तो वही था और कोई नहीं था। मुझे ये भी नहीं मालूम कि जब मैं किसी काम से फ़ौरन गया तो उसके पास कौन था और वो कहाँ चला गया है, मुझे ये भी नहीं मालूम। हाँ, ये सच है। क्या तुम्हें ये मालूम नहीं कि जब उसका कत्ल हुआ, जब उसे मारा गया तो मैं भारत में नहीं था? तुमने ये नहीं पता किया?
कैसे अम्मा, कैसे चूक गई तुम? कपूर की औलाद होना कैसे चूक गई? अगर मैं चूक गई तो तुम कहाँ थे इतने दिन? कहाँ थे ये बताने के लिए कि तुमने मेरे मेरे पापा को नहीं मारा और मुझे यहाँ क्यों बुलाया? और अब क्यों बुलाया जब मैं तुम्हें ढूंढ रही थी तुम्हारा कत्ल कर देने के लिए? मैं तुम्हारे सामने हूँ अमाल। तुम मुझे मारना चाहती हो तो शौक से मार सकती हो। मैं तुम्हें अपनी गन खुद दूंगा, लेकिन मैंने अपने कपूर को नहीं मारा। और रही बात तुम्हें बुलाने की, तो अब मैं ये कुर्सी, ये ओहदा तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम तक पहुँचने के लिए मुझे वक्त लगा, ये मैं मानता हूँ, लेकिन इस ओहदे की हकदार सिर्फ तुम हो, तुमसे बढ़कर नहीं। मेरे 2 बेटे हैं, एक जो तुम्हें यहाँ लेकर आया और दूसरा, उसे तो इस दुनिया के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। मिस्टर ग्रोवर अपने बच्चों की बात कर रहे थे। मैं इस कुर्सी पर कभी नहीं बैठूंगी। हाँ, तुम्हें मार कर बैठना होगा तो ज़रूर, अमाल ने ये कहा था और मिस्टर ग्रोवर ने अपनी पिस्टल को निकाल कर उसके आगे रख दिया था। लो, तुम मुझे मारना चाहती हो तो मुझे मार लो। मिस्टर ग्रोवर का जो बड़ा लड़का था वो पीछे इन दोनों के खड़े अपने डैड को ऐसे ही देख रहा था। मुझे नहीं समझ में आ रहा मिस्टर ग्रोवर कि तुम ये क्यों कर रहे हो। ये तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने कपूर को नहीं मारा। तुम्हें अपने बाबा की कुछ पुरानी चीज़ें मिली हैं। उन पुरानी चीज़ों में उसकी एक डायरी होगी। उसके पास अक्सर 2 डायरी हुआ करती थी। एक में वो तुम्हारी माँ से हुई मुलाकात लिखा करता था और एक में अपनी कुछ निजी बातें लिखा करता था। वो निजी बातें वो किसी से नहीं करता था, यहाँ तक कि तुम्हारी माँ से भी नहीं। मुझसे तो दूर की बात है, लेकिन उसने मुझे एक बार ज़रूर बताया था कि वो एक डायरी लिखता है। अगर उस इंसान को उस डायरी के बारे में नहीं पता जिसने तुम्हारे यानी कि मेरे कपूर का कत्ल किया, तो वो डायरी तुम्हारे बाबा के सामान में ज़रूर होगी। बस उस डायरी को ढूंढो। उस डायरी को ढूंढ कर उसमें जो लिखा है वो पढ़ लो। जो मैं कह रहा हूँ उस पर तुम्हें एतबार आ जाएगा। और ये चेयर मैंने तुम्हारे सामने खाली की है। ये तब तक खाली ही रहेगी जब तक तुम खुद यहाँ आकर नहीं बैठ जाती। और मुझे यकीन है अपने कपूर के खून पर कि वो आकर अपना ये हक ज़रूर लेगा, ज़रूर लेगा। मिस्टर ग्रोवर की ये सारी बातें सुनकर अमाल खड़ी हो गई थी। उसके पीछे पीछे उदय भी खड़ा हुआ था। जिस तरह अमाल की आंखों में क्रोध आक्रोश था, वही चीज़ उदय भी कॉपी किए हुए था। सतर्क था वो अपनी बॉस को लेकर। अगर तुम्हारी बातों में 10% भी गलत निकला, झूठ निकला, तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बेटों को भी मार दूंगी। याद रखना मेरी बात को। अमाल की बात को मिस्टर ग्रोवर ने ज़रा सर हिलाकर एक्सेप्ट किया था। अमाल वहाँ से अपने कदम बाहर करने लगी थी। बाहर करने के लिए भी वो दरवाजे खुलने की ज़रूरत थी। तो मिस्टर ग्रोवर का बड़ा बेटा जो इन्हें यहाँ लेकर आया था, वो फिर से इनके साथ चला था। जिस तरह ये लोग अंदर गए थे उसी तरह बाहर आने लगे थे। उसी तरह उस गाड़ी में बैठे थे और वो गाड़ी मुड़ गई थी और अपने रास्ते पर चल पड़ी थी। कविशा घर पहुंच चुकी थी। शाम हो गई थी। घर पहुंचकर उसने स्नान भी कर लिया था और अपने नए नए कपड़े भी पहन लिए थे। इंतज़ार था तो उसकी आंखों को अमाल के चेहरे का। मॉम, अभी तक अमाल क्यों नहीं आई? मॉम के साथ ज़रा हॉल में बैठी थी कविशा और बस इंतज़ार कर रही थी अमाल का। तब तक रूह बोल पड़ी थी, क्यों भाभी, इंतज़ार नहीं हो रहा? आती होंगी कि किसी काम से गई होंगी, है ना मॉम? रू की इस चुलबुली बात पर मॉम ज़रा मुस्कुरा दी थी। हाँ, आती ही होगी, किसी काम से गई है। वो तो रोज़ ही किसी काम से चली जाती हैं। हर दिन हर वक्त उन्हें काम ही रहता है। अपने मन में ये कहकर अपनी भवों को सिकोड़ रही थी कविशा। वैसे मॉम, भाभी की पहली रसोई कोई रस्म का नाम ले रही थी ना, वो कैसे होगी और कब होगी?
हाँ, वो कल होगी बेटा। कल तेरी भाभी सारा खाना बनाएगी। मॉम ने खुश होकर अपने सरौते से कसेलियों को काटते हुए कविशा को देखकर कहा था। और कविशा ने अपनी निगाहें ज़रा नीचे कर ली थी। वो भी मॉम के इस पानदान को सजाने बैठ गई थी। तभी उदय अपने जल्दी जल्दी कदम लिए अंदर आया था। बस वो वाला वक्त तो हो गया था ना, पता नहीं वो क्या बातें कर रहा था। आधी बातें सुनाई दी और आधी नहीं, लेकिन जितना भी सुनाई दिया उससे पता लग गया कि अमाल अब घर में आ चुकी है। फट से कविशा की गर्दन दरवाजे की तरफ मुड़ी थी तो उसकी निगाहों को चैन आया था। अमाल अंदर आई थी। आते ही अमाल की निगाहें कविशा की निगाहों में बंध गई थीं और फिर इन दोनों ने एक प्यारा सा आई कांटेक्ट शेयर किया था। ये कांटेक्ट के लिए अमाल इन्हीं की तरफ आई थी और मॉम के आगे आकर उसने ये कांटेक्ट तोड़ा और मॉम को देखा, मॉम के पैर छुए। कितनी देर लगा दी? हाँ, क्या बात हुई है? कुछ गंभीर समस्या है क्या? दोनों के चेहरे। नहीं मॉम जी, कुछ भी नहीं है, आप टेंशन मत लो, कुछ भी नहीं हुआ है, बस हम ऐसे ही किसी से मुलाकात करने गए थे। हाँ मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है। और नहीं तो क्या है कि पता है आपको भाभी आपका कब से इंतज़ार कर रही है। रूह बोल पड़ी थी और फिर से कविशा की निगाहें रूह को घूरती नजर आई थी। मैंने कब इंतज़ार किया? मैंने कोई इंतज़ार नहीं किया। जब आना होगा किसी को तो वो आ ही जाएगा। ये कहकर कविशा ने अपनी निगाहें तिरछी कर ली थी। मॉम, मैं कमरे में जाती हूँ। हाँ हाँ जा, मैं चाय वहीं भिजवा दूँगी। ये कहकर अमाल अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। परेशान थी वो। उसके माथे की शिकन कविशा समझ रही थी, भांप रही थी और उसने मॉम का ये पानदान सजा दिया था। मैं चाय लेकर जाऊँ मॉम? नहीं नहीं, तुझे मना किया ना अभी रसोई में जाने के लिए। हाँ, बार बार एक ही बात तुझे याद दिलानी पड़ती है। जा, ऐसे ही जा, ज़रा देख, परेशान लग रही है वो। हाँ जी मॉम। ये कहकर कविशा ने अपनी गर्दन हिलाई थी और धीरे धीरे कदम अपने अपने रूम की तरफ ले लिए थे। जाकर देखा तो अमाल अपनी बैग को बेड के सिरहाने से लगाकर अपने दाहिने हाथ को मोड़े अपनी कोहनी से अपनी आंखों को ढांप कर लेटी हुई है। कविशा ये देखकर थोड़ा सा परेशान हो गई थी। उसने अपने कदम वहीं किए थे और जाकर वो अमाल के पैरों के पास बैठ गई थी बेड पर। और अमाल को एहसास हो गया था कि उसके पास कविशा आ गई है। उसने फट से अपनी आंखों से वो कोहनी हटा दी थी। उतनी दूर क्यों? करीब आओ ना, अमाल ने कविशा की आंखों में देखकर कहा था। कविशा ने गर्दन को ना में हिला दिया। नहीं, मैं नहीं आऊँगी। तुम कहाँ थे दिन भर? तुमने मुझे एक मैसेज तक नहीं किया। क्या इतने इम्पोर्टेंट काम होते हैं तुम्हें कि मैं याद ना आऊँ? जब कविशा ने ये कहा तो अमाल के लब ज़रा मुस्कुराए थे और उसने अपने उल्टे हाथ से कविशा के उल्टे हाथ की हथेली को थाम लिया था और अपनी तरफ खींचा था। मैंने कहा ना, मैं नहीं आऊँगी। कवि, प्लीज़। जब अमाल ने ये कहा तो कविशा ने अपने आप को ज़रा सा आगे सरका दिया और कविशा के सीने पर अमाल ने अपना सर रख दिया। अमाल की इस हरकत से कविशा हल्का सा हैरान और परेशान हो गई। क्या हुआ है? हाँ, कुछ नहीं। कुछ देर में अपना नाम सुनना चाहती हूँ। हाँ, सुनो, लेकिन मुझे बताओ तो क्या हुआ है? कविशा ने पूछा था अपने दाहिने हाथ को अमाल के सर पर रखते हुए। अमाल ने अपने चेहरे को, अपने गर्दन को, अपने आप को ही कविशा के सीने पर जैसे ढांप सा दिया था। बस अपने चेहरे को वो एडजस्ट करने लगी थी। कविशा ने एक परेशानी वाली घूंट को गटका था जो अमाल भांप गई थी। मेरी बीवी को इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है? तुम बताओगी या फिर? ये कहकर कविशा ने अमाल को ज़रा हटाना चाहा था। नहीं मेरी बीवी, प्लीज़ थोड़ी देर ऐसे ही रहने दो। हाँ,
ठीक है। अब थोड़ी देर तक ये दोनों खामोश रहे थे। अच्छा, आप बताओगी क्या हुआ है? अभी नहीं बता सकती मैं। अच्छा, ऐसा क्या काम है, ऐसी क्या बात है जो तुम मुझे नहीं बता सकती हो? हाँ, ये कहकर कविशा अमाल के सामने हो गई थी। मुझे थोड़ा सा आराम दे दो। जब कविशा अमाल के सामने हुई थी तो दोनों की निगाहों ने एक तार बांधा था। उसी तार पर अपने शब्द फेंके थे यहाँ अमाल ने, और कविशा ने अपने होठों को अमाल के होठों के आगे कर दिया था। लो, हो जाओ शांत। अमाल ने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ पूछे अपने होठों में कविशा के होठों को भर लिया और अपनी आंखों को बंद किया। कविशा ने अमाल की बैक पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। ये देखकर, ये महसूस करके अमाल को बहुत खुशी हुई। बहुत प्यारी वाली स्माइल उसके लब ले गए जो कविशा के लबों में ही थे। अमाल ने अपने लबों को खोलकर कविशा के निचले लब को ज़रा उनमें भर लिया था और उन्हें प्यार से सहलाने लगी थी। सहलाकर अपनी टंग से ज़रा खींचने लगी थी। खींचकर फिर उसने कविशा के उस निचले लब को चूसा था, जिससे अब थोड़ी तो उत्तेजना मिली थी कविशा के दिल को भी, तो उसने भी उसके ऊपर वाले होठों को अपने अधरों में भरकर खींच सा लिया था और इन दोनों ने एक बहुत सॉफ्ट मगर बहुत गहरा किस शेयर किया था। दोनों के हाथ एक दूसरे की बैक पर थे, दोनों की सांसें एक दूसरे की स्किन पर थी, दोनों के बदन एक दूसरे से मिले हुए थे। तभी दरवाजे पर नॉक हो गया था, क्योंकि कोई इनके लिए चाय ले आया था और अमाल ज़रा हल्के से दूर हुई थी। क्या हुआ? दरवाजे पर नॉक नहीं सुनाई दिया? हाँ, कविशा ने पूछा। तो मेरी बीवी इतनी गुम हो जाती है मुझ में कि दरवाजे की नॉक भी ना सुनाई दे। हाँ, मुझे प्यार शिद्दत से करना आता है, तुम्हारी तरह नहीं कि कोई भी नॉक करे तो बस उसका कांटेक्ट ही टूट जाए। अच्छा मेरी जानलेवा बीवी, अब दरवाज़ा मैं खोलूं? नहीं, तुम बैठो, मैं खोलती हूँ। ये कहकर कविशा अपनी अदाओं के साथ जाकर दरवाजे को खोल आई थी। सच में कोई सर्वेंट चाय लेकर खड़ा था। चाय ले ली थी कविशा ने, टेबल पर रखी थी और वापस दरवाजे की तरफ जाकर दरवाजे को फिर लॉक कर आई थी। चाय, अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत हल्का। अब और हल्का होना है मुझे, तो ये कपड़े निकाल दो। बिल्कुल नहीं, जाकर पहले नहाओ, समझी तुम? पहले चाय पियो, पिला दो अपने लबों से। तुम अपने लबों से खुद पियो, समझी तुम? एक तो तुमने पूरे दिन मुझे एक मैसेज नहीं किया, एक कॉल नहीं किया, और इतनी देर में आकर इस तरह अपना ये चेहरा बनाकर मुझे डरा दिया। अच्छा, मेरी बीवी डरती भी है क्या? हाँ, डरती है ना। कहाँ गई थी तुम? किससे मिलने गई थी जो इतना परेशान होकर लौटी हो? कहा ना मैंने, अभी नहीं। ठीक है, मत बताओ, जाओ। अच्छा, चाय तो पिला दो। ठीक है, देती हूँ। ये कहकर कविशा ने उस केटल में से कप में चाय निकाली थी और ये दोनों चाय पीने लगे थे। जब कविशा ने एक सिप लेकर अपनी चाय के कप को उस छोटे से टेबल पर रखा तो अमाल की निगाहें कविशा के लबों पर ही टिकी हुई थी, क्योंकि एक चाय की बूंद जरा इन लबों से इश्क लड़ा रही थी जो अमाल के दिल को भाया ही नहीं। जब कविशा ने अमाल की नज़र अपने ऊपर इस तरह देखी तो वो बोल पड़ी, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? हाँ, कुछ नहीं, मेरी बीवी से हर कोई इश्क करना चाहता है। क्या? हाँ, इस चाय को देखो, इसकी इतनी हिम्मत के मेरे सामने
मेरे जाने मन के होठों पर ठहरे। हाँ, ये मुझे गवारा नहीं। अच्छा, लेकिन मुझे गवारा है। उन्हीं लफ्ज़ से कविशा ने ये कहा था और अपनी गर्दन को जरा उचकाकर हल्का सा अमाल से दूर हो गई थी। अमाल ने फट से उसकी इस खूबसूरत दुपट्टे को पकड़ लिया था। ये चीटिंग है, तुम मेरा दुपट्टा नहीं पकड़ सकती हो। तो क्या पकड़ूं? हाँ, जब अमाल ने ये कहा तो उसकी निगाहें जरा शरारत करते हुए गर्दन से सरक कर नीचे पहुंची थी। ए यू, तुम बहुत बदमाश हो, कविशा ने कहा। अच्छा, लेकिन तुमसे ज़्यादा नहीं। हाँ, तुम तो जानलेवा हो। ये कहकर ये दोनों ज़रा इधर उधर छटकने लगे थे बेड पर। तभी अमाल ने ये छटकना बंद किया था क्योंकि कविशा को दोनों तरफ से घेर लिया था और कविशा अब ज़रा बेड पर लेटी हुई नज़र आई थी। फट से अमाल उठकर उसके ऊपर आ गई थी आधे रूप से। ये चीटिंग है, छोड़ो मुझे। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर अमाल ने अपने होठों को फिर से कविशा के होठों पर रखा था और वो चाय की बूंद जो हट ही नहीं रही थी, इतना छटकने इतना बोलने के बाद भी उसे अपने लबों से वो सिप कर ले गई थी। वाह, ऐसी चाय मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं पी। अच्छा, और पियोगी भी नहीं, समझी तुम? पीना कौन चाहता है? मैं तो बस तुम्हारे लबों से पीना चाहती हूँ, चाहे जो कुछ भी पिला दो। हल्के से यहाँ अमाल ने अपने होठों को कविशा के कानों पर रख दिया था। अब अमाल ने कविशा के हाथों को पकड़कर बेड पर उसके सर तक ले जाते हुए बांध दिया था। बांध कर बेड पर धकेल कर अपने हाथों से कैद कर लिया था। अब कविशा के हाथ ऊपर थे और वो अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अमाल की पकड़ बहुत मजबूत थी। उसने छुड़ाने ही नहीं दिया। कहाँ जाना चाहती है? हाँ, कहीं भी, तुमसे दूर, मुझसे दूर क्यों? और नहीं तो क्या। जब पास होती हूँ तो इतनी मोहब्बत, लेकिन जब दूर जाती हूँ तो मेरा ख्याल भी नहीं आता। तुम्हारा ही तो ख्याल आता है, सिर्फ तुम्हारा, हर जगह, हर कहीं। यहाँ तक कि पेड़ों के पत्ते में भी सिर्फ तुम दिखाई देती हो, सिर्फ तुम। और मैं पागल हो जाती हूँ, जैसे अभी तुमने मुझे पागल किया हुआ है। ये सुनकर कविशा को बहुत अच्छा लगा था और उसके लब मुस्कुरा दिए थे। उसके इस मुस्कुराने पर ज़रा दिल हार बैठी थी अमाल। देखा, मैंने अपनी बीवी को हंसा दिया ना। हंसा दिया। ये कहकर कविशा ने ज़रा अपने चेहरे को उचकाया और अमाल के होठों पर अपने होठ रख दिए। बस आज के भाग में इतना ही, आज के एपिसोड में इतना ही। जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या हुआ और क्या नहीं। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। मूड मेरा रिकॉर्ड करने का बिल्कुल नहीं था। कल मैं रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि कल पड़ोस की जो आंटीज़ हैं उन्होंने कीर्तन रखा हुआ था। कीर्तन के बाद रात को जागरण रखा हुआ था। दैट्स वाई मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। तो यही कारण है कि कल स्टोरी अपडेट नहीं हुई थी। आज भी सारी नहीं हो पाएंगे, जितनी पहुंच जाए उतनी सुनिएगा और ख्याल रखिएगा अपने पेरेंट्स का। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। जल्द मिले, तब तक के लिए सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।